गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा समुद्रगुप्त के संबंध में जिसके अंतर्गत सीमावर्ती राज्यों पर उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, कौन कौन सीमावर्ती राज्य थे, पर राष्ट्र नीति यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ उनकी क्या नीति थी, नेपोलियन के साथ उनकी तुलना के संबंध में। आज हम लोग देखते हैं रामगुप्त के बारे में। गुप्त वंश के जो अगले राजा थे, समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बने वो थे रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में कहा जाता है कि वो एक कायर राजा थे। शकों ने उन्हें परास्त कर दिया था और अपमानजनक संधि करने पर विवश कर दिया था। यानी कि एक उनके बारे में जैसा ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है, कई सिक्के प्राप्त हुए हैं एरन से, सागर मध्य प्रदेश से, जिससे उनके ऐतिहासिकता के बारे में, रामगुप्त के ऐतिहासिकता के बारे में पता चलता है। तो उसके अनुसार कि ये कायर राजा थे, रामगुप्त एक कायर राजा थे और युद्ध में शकों से परास्त हो गए थे। शकों ने इन्हें हरा दिया था और एक अपमानजनक संधि करने पर विवश किया था, जिसके अंतर्गत उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को भेंट करना था। ये बहुत अपमान की बात है कि एक पति को अपने पत्नी को दूसरे को भेंट करना पड़ता है, और ये अपमानजनक संधि रामगुप्त के साथ हुई थी। रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त ने कुल की मर्यादा की रक्षा की। वह ध्रुव देवी का छद्मवेश बनाकर शक राजा के पास गया और उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने कुल कलंक रामगुप्त की भी हत्या कर स्वयं उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। यहाँ जो चंद्रगुप्त की बात हो रही, चंद्रगुप्त, इसको हम लोग गुप्त वंश में द्वितीय कहा जाएगा, का नाम दिया गया है। यानी इनके रामगुप्त के छोटे भाई जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने अपने कुल की मर्यादा की रक्षा की। चूँकि राजा रामगुप्त थे, लेकिन इन्होंने अपने भाई और अपने परिवार, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करते हुए छद्म वेश बनाकर गए, अपनी भाभी का भेष बनाकर गए और वहाँ उन्होंने शक राजा को परास्त मार दिया और साथ में अपने भाई को भी मार दिया, क्योंकि उसके चलते उनके पूरे कुल को का जो नाम था, उनके पूर्वजों का जो नाम था, उसको कलंक लग रहा था, इसलिए उसको भी मार दिया और वो खुद राजा बने। अब इतिहास उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से बुलाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब हम लोग आगे उन्हीं के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी, ये उनका शासनकाल था। समुद्रगुप्त की प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली सम्राट था। समुद्रगुप्त के राजमहिषी यानी कि राजरानी दत्त देवी का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। जो गुप्त वंश में कई राजा हुए, जिसमें कुछ 2-3 राजा ऐसे थे जिनको इतिहास बहुत अच्छे दृष्टि से देखता है, मतलब वीरता की दृष्टि से देखता है कि वैसे राजा सचमुच किसी वंश में होते हैं तो उस वंश का सम्मान बढ़ता है, नाम बढ़ता है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे, जिनके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, दिग्विजय उन्होंने की थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये भी उसी कोटि के, उसी समान वीर और उसी के समान पराक्रमी राजा थे। उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि विक्रमादित्य थे जो ईस्वी से 57 ईस्वी पूर्व विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों को परास्त किया था, इसलिए उनका नाम शकारी विक्रमादित्य भी पड़ा था। और ये विक्रमादित्य है, ये विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी इनको। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, जबकि वो विक्रमादित्य अलग थे जो उज्जैनी के राजा थे। वो विक्रमादित्य अलग थे जिसकी कहानी हम लोगों ने विक्रम बेताल वगैरह में पढ़ी है। वो विक्रमादित्य अलग थे, विक्रम संवत उनके नाम से चलता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, उस विक्रमादित्य की उपाधि इनको मिली थी। चूँकि ये भी बहुत वीर थे, इसलिए इनको ये उपाधि मिली थी। इन्होंने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इनकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। चंद्रगुप्त ने बकाटकों की सहायता से काठियावाड़ के शकों का अंत किया। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप लौह स्तंभ पर अंकित चंद्र संभवतः इसी शासक का है। दिल्ली में लौह स्तंभ के समीप चंद्र का निशान बना हुआ, चंद्र का प्रतीक बना हुआ है, वो संभवतः माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि ये चंद्रगुप्त के द्वारा ही बनाया गया है। इसके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नौरत्न थे। तो ये नौरत्न कौन कौन थे? शंकु, पहला नाम था शंकु, दूसरे क्षपनक, तीसरे घटकपर, चौथा बेताल भट्ट, पांचवा वराह मिहिर, छठा वरुरचि, सातवां कालिदास, आठवां अमर सिंह
और 9वें धन्वंतरी, ये सभी लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न माने जाते हैं। जैसे इतिहास में नवरत्न कई लोग थे, जिसमें एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, इसके पहले विक्रमादित्य जो सकारी विक्रमादित्य या जो वो विक्रमादित्य थे जिनके नाम से विक्रम संवत, उनके काल में, फिर अकबर के दरबार में भी नवरत्नों का उल्लेख मिलता है इतिहास में। तो ये नवरत्न ये लोग थे, जिसमें वराहमिहिर बहुत बड़े वैज्ञानिक माने गए, धन्वंतरी वैद्य थे, कालिदास विद्वान थे, वेताल भट्ट, ये लोग मतलब अलग अलग सांस्कृतिक और कलाओं में निपुण लोग, इनके दरबार में नवरत्न रखे गए थे, नवरत्न थे। तो उसके अलावा ये खुद चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव मतावलंबी थे। उस समय सनातन धर्म, हिंदू धर्म में एक शैव मतावलंबी लोग थे जो शिव को मानते थे, और दूसरे विष्णु मतावलंबी जो विष्णु को मानते थे। साथ में ये लोग पूरी तरह शाकाहारी होते थे। वैष्णव मतावलंबी पूरी तरह शाकाहारी होते थे। आज भी बहुत लोग मिलते हैं वैष्णवों को मानने वाले जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। तो उसी तरह के वो लोग कैटेगरी के थे, वो लोग वैष्णव मतावलंबी थे। चंद्रगुप्त वैष्णव मतावलंबी थे। अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, यानी कि आप वो व्यक्तिगत किस धर्म को मानता है, किसके प्रति पूजा करता है या किसको मानता है, वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी धर्मों को भी वो बराबर दृष्टि से देखता था, बराबर तरीके से देखता था। एक राजा का भी यही कर्तव्य होना चाहिए। व्यक्तिगत वो क्या करता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन वो जब पूरे समाज, पूरे राज्य के दृष्टि से जो उचित होता है, वही कदम उसको उठाना चाहिए। उसका संधि विग्राहक वीरसेन शैव था। उसका सेनापति अमरक देव बौद्ध था। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी उसकी 2 राजधानियाँ थी, यानी उज्जैनी भी उसकी राजधानी थी और पाटलिपुत्र भी उसकी राजधानी थी। और उनके दरबार में और उनके सेनापतियों में कई लोग ऐसे थे जो अलग अलग धर्म के मतावलंबी थे, धर्म को मानने वाले थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। चीनी यात्री फाहियान जो था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था और 399 से 414 ईस्वी तक लगभग 15 सालों तक वो भारत में के विभिन्न भागों में घूमा। और उसका यात्रा वृत्तांत जो है वो हमें गुप्त वंश के इतिहास के बारे में बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध कराता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके बाद जो राजा बने गुप्त वंश में वो थे कुमारगुप्त, 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इसका काल शांति व सुव्यवस्था का काल माना गया। मंदसौर में रेशम काटने वाली एक श्रेणी के अभिलेख से इसके द्वारा की गई मालवा विजय का पता चलता है। पश्चिमी मालवा में इसके राज्यपाल बंधु वर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। वह विष्णु पूजक था। क्योंकि इसके पहले चंद्रगुप्त द्वितीय भी विष्णु पूजक थे, वैष्णव थे, और कुमारगुप्त भी उनके पुत्र थे और वो भी विष्णु पूजक ही थे। इन्होंने मालवा अभिलेख से पता चलता है, जिस मंदसौर में रेशम काटने वाली एक श्रेणी के अभिलेख से पता चलता है कि मालवा में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। मालवा को इन्होंने जीता था कुमारगुप्त ने। और इनके पश्चिमी मालवा में इनके जो राज्यपाल थे बंधु वर्मा, उन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो मैंने आज बताया, ये गुप्त वंश के राजाओं के बारे में था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।